Hello students. In today's video, we will discuss sixth chapter of macroeconomics. The name of the chapter is banking. Okay, and this chapter is of plus 2 economics. Okay, so here we get started. So the first point of this chapter is money creation by the commercial bank. सो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक होता है, इसका क्या मतलब होता है और कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो मनी को कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन एन इकोनॉमी देर आर थ्री इकोनॉमिक एजेंट्स हु आर द सप्लायर एंड क्रिएटर ऑफ मनी। ओके, मनी सप्लाई को एक इकोनॉमी में तीन इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो इशू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है आरबीआई या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम होता है कि वो एक उस कंट्री के अंदर नोट इशू करता है, नोट प्रिंटिंग का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट 1 रुपये के या 1 रुपये का नोट और 1 रुपये के जो कॉइन होते हैं वो इशू करती है, इंडिया के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो। और उसके बाद आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक ऐसे मनी को क्रिएट करते हैं। कमर्शियल बैंकों का अपना एक सिस्टम है मनी को क्रिएट करने का। पूरे इंडिया के अंदर जितना भी नेटवर्क है, एक सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे नेमली इंडिया के अंदर मैं बात करूं जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका तो काम है सिर्फ बैंकिंग के रेगुलेशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है अपने फिजिकल वर्क्स को करना, अपनी फिजिकल पॉलिसीज को बनाना और उसे कंट्री को स्टेबल करना। बाकी जितना भी मनी क्रिएशन और जितना भी बैंकिंग है कि इकोनॉमी के अंदर, बैंकिंग सिस्टम जो पूरा है वो कमर्शियल बैंक पे बेस्ड है। कमर्शियल बैंक ही एक इकोनॉमी के अंदर मनी को सर्कुलेट करते हैं और मनी को रन करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। के कमर्शियल बैंक मनी को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए कमर्शियल बैंक के पास वैसे तो नोट इशू करने की, करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्हें मनी का सप्लायर कहा जाता है। दे आर रिगार्डेड एज द सप्लायर ऑफ मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी तो नहीं होती नोट इशू करने की, लेकिन फिर भी उन्हें मनी का सप्लायर क्यों कहा जाता है। सप्लाई ऑफ मनी के तीन इकोनॉमिक एजेंट्स के अंदर उसका नाम इंक्लूड क्यों किया गया, जबकि उसके पास नोट इशू करने का तो कोई राइट ही नहीं है। ठीक है, फिर भी वो लोग मनी तो क्रिएट करते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी तो क्रिएट करते ही हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है। दिस इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। के कोई भी अथॉरिटी ना होते हुए भी कमर्शियल बैंक कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं मनी को क्रिएट करने में। उसका सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। कि बैंक एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसकी कुछ प्रोसेस है। जिसकी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है कि बैंक एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी पर्सनस हैं उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसने कोई भी अकाउंट खुलवा रखा है बैंक में, सपोज सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, तो वो अपने महीने के कुछ सेविंग को उस अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा। तो जो बैंक्स के पास पहले डिपॉजिट आती है, बेसिक कैश डिपॉजिट आती है, उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, अब बैंक लैंड मनी मैनी टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। अब जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आया है टोटल, उस टोटल डिपॉजिट को कहते हैं बैंक का कैश, उसको कहते हैं बैंक का हार्ड कैश। ठीक है, अब उस कैश में से बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है, कैसे प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन होती है। उसका स्टेप ये है कि जब सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट आता है, तो जितना एक कंट्री का रिजर्व बैंक है, जो भी एक कंट्री का आरबीआई है, उस वो कुछ एक रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट मैंडेटरी करता है हर कमर्शियल बैंक को, जो उसे अपने पास मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो कोई भी बैंक है, उसके पास सपोज कीजिए कोई भी सम है वो उसके पास डिपॉजिटेड है, तो उस पे उसको कुछ परसेंटेज अपना रिजर्व में रखना पड़ेगा एज ए रिजर्व। और बाकी जितना भी एक्सेस रिजर्व उसके पास बचता है, बाकी जितना भी अदर देन रिजर्व जितना भी कैश उसके पास बचता है, उस सारे कैश को वो फर्दर
क्रेडिट क्रिएशन में यूज़ में लेता है। कैसे लेता है? सपोज़ कीजिए एक बैंक के पास एक टाइम में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आया। उस 1 लाख रुपए डिपॉजिट में से ओनली बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन 10% एज ए रिज़र्व। तो बैंक उसमें से 10,000 तो रिज़र्व रख लेगा, बाकी 90,000 जो होगा वो दोबारा इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा। अब दोबारा इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट करेगा? सपोज़ कीजिए कोई भी पर्सन है, वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है, ठीक है। अब बैंक उस 90,000 में से ही उस पर्सन को लोन देता है। अब 90,000 में से सपोज़ कीजिए उस पर्सन ने 40,000 का लोन लिया है। अब 40,000 का अगर उसने लोन लिया है तो बैंक उसको 40,000 कैश ना दे के उसके नाम से एक अगल अकाउंट खोलता है और उस अकाउंट में 40,000 ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि एक क्रेडिट एंट्री होती है, ठीक है। इस डिपॉजिट को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, जो कि मेरा पॉइंट थर्ड है। पॉइंट थर्ड मेरा ये कहता है कि जब बैंक के पास कोई पर्सन लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक उसको कैश ना देके उसके नाम का एक अकाउंट खोलता है अपने बैंक में और उसके अंदर कुछ कैश ट्रांसफ़र करता है, जो कि क्रेडिट एंट्री होती है, जो होती है सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। अब जो बोरवर है, बोरवर के अकाउंट के अंदर जितना भी पेमेंट आया है, जो उसने लोन लिया है, वो फर्दर कैसे इशू करता है? बैंक उसे एक चेक बुक इशू करता है। अब अगर उसे किसी भी पेमेंट करनी है उस मनी में से जो उसने लोन लिया है, सपोज़ कोई भी अदर पर्सन है जिसके लिए उसने लोन लिया है, तो जब वो उसको लोन पे करेगा तो उसे चेक के थ्रू पे करेगा। अब सपोज़ कीजिए 40,000 का उसने लोन लिया और 40,000 में से 30,000 उसने लोन पे रीपे करना है, तो वो 40,000 का चेक काट के उसके नाम का ड्रॉ कर देगा जिस पर्सन को उसको पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक इकोनॉमी के अंदर अब जो चेक है 40,000 का, वो ही कैश के तौर पे सर्कुलेट होगा। अब सपोज़ कीजिए कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने उसे लोन दिया 40,000 का, तो उसे अपने लोन के बदले में 40,000 का चेक मिल गया, ठीक है। अब जो चेक है 40,000 का, ये वर्क करेगा एज ए मनी। सपोज़ कीजिए वो अगर पर्सन कल को कोई परचेज़ करना चाहे, कल को गुड एंड सर्विसेज का कोई एक्सचेंज करना चाहे, या कभी कोई पेमेंट करना चाहे, या फर्दर किसी को लोन देना चाहे, तो वो कैश ना दे के जस्ट उस 40,000 के चेक को उसको आगे पास कर देगा, उसको आगे सर्कुलेट कर देगा। तो अब कैश तो जनरेट नहीं हुआ है, कैश तो आज भी बैंक के वॉल्ट्स के अंदर है, बैंक में डिपॉजिटेड है, लेकिन एक क्रेडिट एंट्री है 40,000 की जो फर्दर आगे से आगे इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे एक इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन चलता है, ठीक है। अब प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, जिसमें डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक पीपल इन कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, ठीक है। अब मेरा 6th 7th 8th और 9th पॉइंट क्या कहते हैं? इनका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो टोटल डिपॉजिट बैंक्स में आता है वो उसके कैश रिजर्व से कहीं ज़्यादा होता है। अब कोई भी डिपॉजिट बैंक के अंदर आया है, बैंक उसे अपने वॉल्ट्स में डिपॉजिट कर लेगा और फर्दर उसके नोट्स इशू करके उसे आगे उसके जितना कैश उसके पास आएगा उसको लोन में कन्वर्ट करके अलग अलग लोगों के नाम की क्रेडिट एंट्री करेगा और फिर जितने चेक होंगे वो फर्दर इकोनॉमी में सर्कुलेट होंगे। तो ऐसे चलता रहेगा। अब जो रिक्वायर्ड रिजर्व का रेशियो है, सपोज कीजिए कंट्री के अंदर अगर 10% का रिजर्व रेशियो जो बैंक को मेंटेन करना मैंडेटरी है, तो वो एक जनरल बिहेवियर के तौर पे निकाला जाता है। सपोज एक कंट्री में पूरे एक महीने के अंदर जो ऑन एन एवरेज कैश विड्रॉ की जो परसेंटेज रही है वो 9% है, 10% है, 12% है, तो उसी कंट्री में जो रिक्वायर्ड रेशो होगी कैश रिजर्व की वो 10%, 12% या 15% होगी, ठीक है। और ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल सर्व एज मनी सप्लाई इन इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय पीपल, ठीक है। और 9 पॉइंट ये कहता है कि डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। और जो डिमांड डिपॉजिट है विच इज सर्विंग एज मनी सप्लाई वो बैंक मनी होता है। दिस इज मनी
क्रिएटेड बाय द बैंक, ये मनी जो होती है ये बैंक क्रिएट करता है इसको। ये जितनी भी आगे से आगे डिपॉजिट बैंक में अलग अलग अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट करता है, इनिशियल डिपॉजिट तो खाली 1 लाख का है, उस 1 लाख में से उसे 10,000 रखना पड़ा, और बाकी जितना भी डिपॉजिट होता है वो अलग अलग अकाउंट्स में डालता है, उसे उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ये जो डिपॉजिट होता है ये बैंक मनी होती है, यानी कि ये वो पैसा होता है जिससे जो बैंक ने क्रिएट किया है एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो बैंक एक इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, इसकी ऊपर तो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, लेकिन इसका नीचे पूरा इलस्ट्रेशन दे रखा है। जब हम इलस्ट्रेशन को गो थ्रू कर लेंगे तो सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस मनी सर्कुलेशन, ठीक है। सो फर्स्ट, देर इज़ अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम, देर आर सम assumptions. First is there is a single banking system in the economy and initially the bank receives deposit of 1000, यानी कि initially first round में bank have deposit of 1000 and further there is a cash reserve of 10% which is not likely to be changed. Okay, so first when person deposit 1000 in bank accounts and there is a cash reserve of 10%, तो बैंक उसमें से 10% का अपने पास कैश रिजर्व रखेगा और 90% को आगे लोन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सबसे पहले फर्स्ट डिपॉजिट 1000 का आया, उस 1000 में से 10% का तो कोई भी बैंक ने कैश रिजर्व रख लिया और उसमें से 90% को आगे लोन पे दे दिया, ठीक है। अब फर्दर जो 900 लोन के लिए हमें दिख रहा है फर्स्ट राउंड में, ये जो लोन है ये बैंक ने कैश में नहीं इशू करके उसे सिर्फ उस पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जो कि क्रेडिट एंट्री है, ठीक है। तो फर्दर 900 जो है वो जितने भी पर्सन हैं जिन्होंने लोन लिया है तो उनके नाम पे डिपॉजिट है कि उनके लिए बैंक ने इतना डिपॉजिट किया है अपने अकाउंट्स में। तो फर्दर जो डिपॉजिट है वो 900 का है। अब इस 900 में से भी 10% बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन कैश रिजर्व एंड फर्दर 90% इज़ इशू बाय द वे ऑफ लोन। तो 810 है वो फर्दर लोन के लिए इशू कर दिया। अब 810 में से फर्दर जो थर्ड राउंड है उसमें से बैंक ने 800 जो 10 रुपये जो मनी है उसे फर्दर उन लोगों के नेम पे उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जिन्होंने लोन लिया है। तो 810 वापस यहाँ पे आ गया। अब इस 810 में से 10% फर्दर कैश रिजर्व में चला गया 81, और इसमें से फर्दर जो 90% है विच इज़ 729 लोन के तौर पे इशू कर दिया। तो ये जो साइकिल है ये फर्दर आगे से आगे चलती जाएगी जब तक कि ये 1000 का जो इनिशियल डिपॉजिट है ये टोटल एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। अब इस पूरे स्कैनेरियो को देखते हुए हमें पता लगा सकते हैं कि जो डिपॉजिट इनिशियली 1000 का था उससे बैंक ने टोटल 10,000 का मनी क्रिएशन कर दिया, यानी कि जो इनिशियल डिपॉजिट 1000 के थे इसी 1000 से बैंक ने 10,000 का डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, यानी कि बैंक में पड़े पड़े ये रुपए 1000 से 10,000 हो गए। तो दिस कन्वर्जन इज फ्रॉम 1000 टू 10,000 इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन। यही क्रेडिट क्रिएशन होता है। अब बैंक ने इस पूरे फर्स्ट एग्जांपल में इस इलस्ट्रेशन में 9000 का क्रेडिट क्रिएशन किया है, ठीक है। सो ये होता है मेरा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। इसे प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को इस फॉर्मूले से भी समझा जा सकता है कि इफ़ कैश रिजर्व इज इक्वल टू 10% इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 सो दैट बैंक कैन क्रिएट डिमांड डिपॉजिट अप टू 10,000, ओके, जो कि इनिशियली 1/CRR मल्टीप्लाई बाई कैश रिजर्व इस क्वेश्चन में हमारे पास 1000 का था जो इनिशियली जो हमारे पास कैश डिपॉजिट आया था, जिसमें से 10% जो है वो CRR मैंडेटरी है मेंटेन करना। तो हमारे पास इस 1000 में से जो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होगा वो 10,000 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1000 अगर डिपॉजिट हो एक बैंक में और 10% जो CRR हो तो उस 1000 से 10,000 के मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इनिशियल डिपॉजिट से फर्दर डिमांड डिपॉजिट में क्रिएट करते जाना, यही प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ही होती है। इसीलिए अब इस एग्जांपल में हमने देखने में आता है कि
इनिशियल डिपॉजिट तो खाली 1000 का था, जो कि इंक्रीज होते होते 10,000 तक पहुंच गया। तो जो 9000 का जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट जो आया है इकोनॉमी के अंदर, वो बैंक्स लेके आए हैं। वो बैंक्स की एक प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन, जिसके थ्रू इकोनॉमी में 9000 की मनी एक्स्ट्रा जनरेट हो गई है। इसीलिए थ्री इकोनॉमिक एजेंट्स जो कि मनी की सप्लाई करते हैं, उसके अंदर कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जिस प्रोसेस से मनी की सप्लाई इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। और कुछ कैश बैलेंस होता है, जो कि अब जो रिक्वा हमारे इस फॉर्मूले के अंदर जो CRR है, कैश रिजर्व रेशो है, वो कैश रिजर्व रेशो में अलग अलग तरह के रिजर्व्स भी आते हैं। अब सपोज कीजिए कोई एमरजेंसी रिजर्व आ जाएगा, या कुछ SLR होता है, विच इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये कुछ रिजर्व्स होते हैं जो बैंक्स को अपने पास मेंटेन करने होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये जितने भी रिजर्व है ये बैंक अपने वॉल्ट्स में मेंटेन करे। बैंक्स को कुछ रिजर्व्स RBI को अकाउंट्स में भी डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ठीक है। तो ये जितने भी रिजर्व्स होते हैं, ये होते हैं मेरे रिक्वायर्ड रिजर्व्स। और जितनी इनकी रिजर्व्स की जितनी भी रेट जितनी हायर होगी, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन उतनी कम होगी। और जितनी इनकी रिजर्व की जो रेट जितनी कम होगी एक इकोनॉमी के अंदर, कैश क्रेडिट क्रिएशन की जो अमाउंट है वो उतनी ज़्यादा होगी, वो उतनी वास्ट होगी। ठीक है। तो और ये इस रेट को मेंटेन करना, इसको इंक्रीज करना और डिक्रीज करना किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द होल केस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इसी वजह से जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं कंट्री के, उनको क्रेडिट क्रिएशन का वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन वो करते हैं, इसकी वजह से इन्हें प्रोसेस ऑफ मनी सप्लाई में इन्हें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है।